रिकैप दे देता हूँ क्या किया था मैंने, 3-4 लोग जो थे और बाकी सब लोग के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड में मैंने मतलब लास्ट का लेक्चर में प्रॉपर लेक्चर ले लिया था ना, मैंने पूरा लेक्चर ही था ये। ठीक है, अभी ये लेक्चर को थोड़ा सा मैं अलग वे में करूंगा। आपको क्या करना है, जितने भी नए लोग हैं, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उनको प्रॉपरली नोट डाउन करके रखना है अभी जो अपने को काम में आने वाला है आज, क्योंकि ठीक है सब लोग बाकी क्विकली एक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहली चीज हम लोग को आज जो काम आने वाला है वो कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसकी लेंथ a इसकी लेंथ b, तो इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पता है सबको, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम निकाल के रखो, सेकंड डायग्राम में निकाल के रखो जो अपने को पूरा का पूरा स्केलर वेक्टर में काम में आने वाला है। ये पता है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये एंगल थीटा होता है। तो ये होती है अपोजिट लेंथ और ये होती है एडजेसेंट लेंथ। अपोजिट लेंथ की वैल्यू कितनी करेंगे, कितनी है याद रखो, बताओ, L इंटू क्या, साइन थीटा, L साइन थीटा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख लो, पहले एक बार देख लो फिर लिखो, मतलब नए वाले से, पुराने वाले तो सिर्फ रिवीजन करना है, लिखना नहीं है। बट यहाँ पे मुझे बताओ अपोजिट को अभी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख लिया है तो अपोजिट को सीधा L इंटू मतलब हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा लिखने का, और एडजेसेंट को क्या लिखने का, L इंटू कॉस थीटा। कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों लिखने का, तो आपको पता ही है ना, बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बचपन में पढ़ा हुआ। हाइपोटेन्यूज मतलब कितना, L, फिर इस L को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या दिखेगा, L इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट अपॉन L। तो मुझे बताओ एडजेसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, L, इसको इधर लेके जाएंगे तो L इंटू कॉस थीटा। तो ये सब अभी करने का नहीं, अभी डायरेक्टली याद रखने का। अभी पूरे फिजिक्स में ये राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में रहेगा, ये L है, ये थीटा है, तो सीधा सामने वाला L साइन थीटा, बाजू वाला L कॉस थीटा, एकदम ऐसा एकदम दिमाग में फिट कर दिया आपने, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ वैल्यूज, साइन 30 कॉस 30 के कुछ वैल्यूज याद है, मैं क्विकली मुझे सिर्फ बताओ, मतलब जैसे एक छोटा सा क्विक रिवीजन। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 कितना होता है बताओ जरा एक बार। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 √2, ये √3/2, और ये साइन 1। और उल्टा ये साइन 0 0 है तो यहाँ पे क्या, कॉस 90, कॉस 60। तो जो नए वाले लोग इतना लिख के रखो, मतलब आपको आज के टाइम, आज के लिए मतलब ये काम आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने कुछ और वैल्यूज बताए थे, कौन से बताओ। साइन 120 एंड कॉस 120 कितना होता है, साइन 120 कॉस 120, ये बाद में मैथ्स वाले लोग आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स के टीचर्स, कैसे निकालना है। तो साइन 120 कितना होता है, हाँ, इसको निकालने का तरीका क्या था वैसे, हाँ 180 माइनस 120 करने का, मतलब क्यों करना है वो बाद में बताएंगे। अभी के लिए 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, वो लिख देने की। कॉस 120 को भी 180 माइनस 120 कितना, कॉस 60। कॉस 60 कितना है, साइन कितना, हाफ, बट इसमें कॉस के लिए माइनस लगा देने का साइन, ऐसा याद रखो। हाँ, तो मुझे तो फिर साइन 150 कितना होगा एंड कॉस 150 कितना होगा, याद रखने के लिए कैसे करने का। 150 के लिए क्या, 180 माइनस 150 कितना, साइन 30। साइन 30 कितना है, 1/2, तो इधर 1/2 लिखने का। ये 1/2 तो ये क्या होगा, √3/2, बट क्या माइनस। ये कुछ चीजें जो याद रखनी होती है। सिमिलरली साइन 135 एंड कॉस 135, 180 माइनस 135 कितना, 45 ना, साइन 45 कॉस 45, सेम चीज, ठीक है। ये सबको समझ में आया। अब ये समझने के बाद मुझे बताओ, सपोज मैंने क्विकली यहाँ पे सिर्फ दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये लेंथ और ये लेंथ कैसे निकालते हैं, ये 20 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 20 60, तो क्या 20 इंटू साइन 60 एंड 20 इंटू
cos 60। जो नए वाले लोग हैं सिर्फ एक बार वो ड्रॉ करके ये वाले लेंथ निकाल के रखो, और बाकी जो पुराने वाले थे वो हवे में कैलकुलेट करने की कोशिश करो। हवे में मतलब कुछ लिखने का नहीं, कितना आता है हवे में, मतलब इमेजिनेशन में, मतलब आपका मैथ जो है। और फिर हवे में नहीं हो रहा है तो फिर ड्रॉ करके रखो। सिक्सटी 20 साइन 60 कितना होता है? 20 इंटू क्या, √3/2, तो कितना हुआ 10√3, और 20 cos 60 10। तो ये सब कुछ आपको पता है, 20 इंटू हाफ। ठीक है, अब ये होने के बाद अभी हम जाएंगे, अब एक चीज समझो यहाँ पे, ठीक है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके लिए मुझे दो टाइप के ट्राइंगल, मतलब सपोज मैंने बनाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 टाइप के एग्जाम्पल है, पहले 2 ही, पहले इसमें 2 दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4 और इसकी लेंथ है 8, और ये लेंथ ए बी मुझे निकालनी है। कभी भी ऐसे ए बी लेंथ निकालने को बोलेंगे। ये इसकी लेंथ है 4 और इसकी लेंथ है लेट्स से 10, और ये एंगल है 120 डिग्री। चलिए इसको मैं 12 ले लेता हूं। तो बोला है लेंथ ए बी मुझे निकालनी है। ये सब पिछले लेक्चर में मैंने किया था, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं कि एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस कैसे लगाना है नए वालों को। एक बार नए लोग से हैंड रेज कर लो तो मुझे पता चले कि भाई कौन है, मतलब इसको देखना है कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सब लोग ड्रॉ करो इसको, 2 4 8। पहले में लेंथ ए बी निकालना है और सेकंड में भी लेंथ ए बी निकालना है। पुराने वाले लोग भी फटाफट निकाल के दिखाओ, ऐसा रिवीजन करके लिखो, रिवीजन। पुराने वाले लोग रिवीजन करके फटाफट निकालो, बाकी नए लोग भाई मैंने आपको 2 ही चीजें बोली थी, कौन सा, पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री, वो 2 ही चीजें यूज करना है। इसमें पाइथागोरस कैसे यूज करोगे, कोई बोलेगा सर मुझे लेंथ ए बी निकालना है, ठीक है, तो तुम लेंथ ए बी निकालने के लिए ये कुछ लोग ये ज्वाइन करेंगे, फिर ये ज्वाइन करेंगे, ये सब जुगाड़ लगाओगे, ये सब नहीं करने का। अब से एक सिंपल तरीका, कभी भी लेंथ ए बी निकालना है ना, अपने को कौन बचाने वाला है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बचेगा, तो जो लेंथ ए बी होता है तो कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, ऐसे और ऐसे करने का। आप देखो ना, अभी ऐसा जब ड्रॉप करेंगे हम और ये सपोज ए बी और सी होगा तो एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जिसमें ये लेंथ ये 8 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 8, ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4। तो तुम्हारा काम हो गया ना। क्या होगा बताओ इसमें, तो ये टोटल जो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 8 + 2 कितना 10, तो ये लेंथ हो जाएगी कितनी 10, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4, तो ये लेंथ कितनी होगी अंडर रूट ऑफ क्या 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या 116। तो आंसर वही रखने का अंडर रूट ऑफ 116, ठीक है। उसको और भी आप वो कर सकते हो और, बट ठीक है। ये कैसे करोगे, ठीक है, ये वाला कैसे करोगे। अब सुनो, देखो जेई नीट सीडी जैसे जो एग्जाम्स है, महाराष्ट्र सीईटी जेई एंड नीट का रूल क्या होता है। आप बचपन में क्या करते थे पता ना, ट्रायंगल के नाम लिखते थे अपन, लिखते थे जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए, इसको डी देंगे नाम, फिर ए डी प्लस क्या डी सी प्लस 2 + 8 इक्वल टू 10, फिर बी सी लिखेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। ये सब नहीं करना है, ठीक है। फर्क है बोर्ड्स के स्टडीज में, बोर्ड्स मतलब बोर्ड जो आप पढ़ रहे हो, वैसे 11-12 में भी बोर्ड होगा, पर आपको होता है 11-12 का बोर्ड में भी ये सब लिखना पड़ता है, बट 11-12 के बोर्ड में ये सब लिख के बोर्ड में आपको 99% भी आ गया ना, तभी भी आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इसमें सब में एडमिशन मिलने वाला नहीं है। अभी भी 11-12 में बहुत सारे क्लासेस यही सब लिखवाते हैं, फिजिक्स मतलब मस्त डेफिनेशन लिखवा के देंगे, ये अपन ये सब लोग नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, हाउ टू क्रैक न्यूमेरिकल्स एंड जेईई एंड नीट कैसे क्रैक करना है, सीईटी कैसे क्रैक करना है। तो तरीका बदलना पड़ेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सब नहीं, अपने कचरा लिख के फटाफट आंसर निकालना है। कचरा में एकदम कचरा मत लिखो,
ठीक है, अभी वो आप लोग सब स्केल वेल यूज करो, ठीक है करो, ठीक है, बट क्योंकि वो रिवीजन के लिए काम में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा स्केल ये वो ऐसा एकदम इतना सब करने की जरूरत नहीं, हम लोग जो जैसा है बाद में तो आप जितना कचरा लिखोगे उतना फास्ट, क्योंकि क्या है कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे क्वेश्चन आएगा, रफ इतना सा रफ सब मिलता है, तो आपको ऐसे 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 करके ही आंसर निकालना है, तो आपको ऐसे ऐसे करके आंसर निकालने की आदत होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो वो उसके लिए थोड़ा सा हैबिट डालना, बट जैसे जो रिवीजन नोट्स होते हैं वो अच्छा बनाओ, इसमें कचरा लिखोगे तो बाद में फिर समझ नहीं आएगा क्या पढ़ा था, ठीक है, तो ये अच्छा वाला बनाओ। अब ये क्वेश्चन करो, ये 4a 12 एंगल 120 कैसे करोगे? रूट ठीक है, क्या करना है सबसे पहले, क्या करना है मुझे, क्या निकालना है, लेंथ क्या, ए बी, सब लोग नए वाले लोग देखो, ए बी लेंथ निकालने का तरीका क्या बोला था मैंने, कौन बचाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से क्या ड्रॉप करने का, परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे वापस क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो एक्सटेंड करके ऐसे एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया। अब ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, नहीं टोटल एंगल कितना 180, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो ये 60 हो गया। तो अभी मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले क्या लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री, भाई समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल थीटा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा, यहाँ पे एल कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू साइन 60, और यहाँ पे 12 कॉस 60, तो 12 साइन 60 कितना हुआ, 12 इंटू क्या √3/2 कितना 6 √3, 12 cos 60, 12 इंटू हाफ कितना 6, तो यहाँ पे 6 + 4 10, और यहाँ पे 6 √3, तो क्या करोगे इसमें, अंडर रूट ऑफ क्या 10 का स्क्वायर प्लस 6 √3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस, अब इधर 6 √3 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, बताया ना, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 इंटू 3 108, तो आंसर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 208। हाँ, अब एक और अपन पूछेंगे कभी भी अल्फा, तो ये जो tan अल्फा होता है ना, मुझे बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में tan अल्फा की वैल्यू हो जाती है अपोजिट साइड कितना 6 √3 अपॉन एडजेसेंट साइड 10, ऐसा करके लिखोगे आप, और फिर कुछ कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 3 √3 5, बस इतना ही लिखना है, 3 √3 अपॉन 5, ठीक है, सबको ये रिवीजन हो गया। अब नए वाले पुराने वाले, नए वालों को भी समझ में आ गया, पुराने वाले को तो पता ही था। अब आप एकदम क्विकली, मैं देखना है आपका सबका स्पीड कैसा है, ठीक है, स्पीड में यही आंसर आपको निकालना है फास्ट, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एकदम स्पीड में निकालना है, ठीक है, और मुझे देखना है कि आप में से कितने लोग हैं कि सबसे पहले को, और जैसे आपका हो जाता है होने का ऐसा बैठ जाने का, और सिर्फ वो आंसर नंबर लिखने का, मेरे को देखना है कि किसका मैथ्स कितना अच्छा स्ट्रांग है, और जो पुराने वाले लोग हैं आराम से निकालो, ठीक है, मेथड पता चल गया ना कैसे करना है। ओ भाई तुमको भाई, हाँ हाँ करते सब लोग, देखते हैं, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये लेंथ है 3, ये लेंथ है 8, अगेन एंगल 120 डिग्री है, तो बोला है लेंथ ए बी कितनी होगी फास्ट, ठीक है, फटाफट सब लोग निकालो लेंथ ए बी कितनी होगी। एंगल 120 है, पहले क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले तो क्या इधर से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये एक्सटेंशन, फिर ये एंगल 120, तो एंगल कितना 60, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 8 साइन 60, ये चीज क्या हो जाएगी 8 कॉस 60, 8 साइन 60 कितना होता है 8 इंटू क्या √3/2 कितना हुआ है 4 √3, 8 cos 60 कितना होता है 8 इंटू कितना हाफ कितना हुआ 4। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 है और 3 है,
कितना हुआ 7 4√3। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 7 स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, बराबर ना। 7 स्क्वायर कितना होता है वैसे 49 और 4√3 का स्क्वायर 48। तो कितना हुआ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कितना, अंडर रूट ऑफ 97। कोई बोलेगा सर इसमें tan अल्फा कितना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 4√3 अपॉन क्या 7, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4√3 अपॉन 7। कोई दिक्कत है इसमें, ये सबका, ये सब लोग को अभी तक क्लियर हुआ, जो भी नए लोग आए हैं मतलब जो फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं, इसका एक रीजन है। सबसे पहले तो सब लोगों को जो लेक्चर नंबर 1 अपलोडेड हुआ है शायद यूट्यूब पे, लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अपलोड हो चुका है, वही लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 से प्रॉपर्ली नोट्स बना के, मतलब वो वीडियो लेक्चर देखने का और नोट्स बनाने का। मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्या बताया था वो क्विकली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे 5 मिनट में, जो अपने को भी याद, मतलब फिर बाद में उसको थोड़ा सा आप जब लेक्चर देख के आओगे तो और अच्छे से क्लिक होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग का ये जो चैप्टर है उसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर, ये जो क्वांटिटी है स्केलर का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड। स्केलर मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। जैसे मास, जैसे इसका मास है 50 केजी, इसका मास है 40 केजी, दोनों मासेस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 + 40 90। आपने क्या किया, ऐड किया सीधा ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 50 - 40 10। तो मासेस को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मासेस जो है ना वो स्केलर है। स्केलर मतलब मासेस के अंदर सिर्फ नंबर है, ठीक है। तो मास, टाइम, ऐसे अलग अलग चीजें मिलेगी आपको, ये सारी क्या है स्केलर। डिस्टेंस क्या है स्केलर, डिस्टेंस पता है ना 2 किलोमीटर + 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। बट कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में वेक्टर है। वेक्टर्स मतलब जो सिर्फ नंबर नहीं है, नंबर के साथ एक डायरेक्शन भी होती है उनको, मतलब मैग्नीट्यूड, नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, और उसके साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसको होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे कि जो वेक्टर, जो एक एरो दिखता है, ठीक है। तो वेक्टर दिखता कैसे है, तो एरो, जैसे मैंने ये एक वेक्टर दिया, ये वेक्टर मैंने बोला ए, अब मैं सिर्फ ए बोलूंगा तो नंबर ही ABC है, तो अपन वैसे भी यूज कर रहे हैं। वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ये जो कोई भी लेटर यूज करो, कोई भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, उसके ऊपर एक छोटा सा क्या डालो एरो। तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। फिर ये हो गया मेरा बी वेक्टर। तो ये होते हैं वेक्टर्स एक एरो की तरह। जैसे इसका मैंने लेंथ बोला 3 है, इसका लेंथ मैंने बोला 4 है, तो ए एरो का लेंथ मतलब वेक्टर ए का लेंथ कितना होगा 3, और उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दिखाते कैसे पता है, जैसे मुझे ए वेक्टर का लेंथ 3 है वो दिखाना है ना, तो कैसे दिखाने का, ए वेक्टर का ऐसा ये सिंबल यूज होता है, जिसको हम बचपन में बोलते थे मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू लिखाने के लिए। तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना होगा यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर 4, उसको मॉड करके बोलते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक रिवीजन कर रहा हूं, याद आ रहा होगा आपको। अब इसमें और एक चीज है, ये जो होता है ना, ये वेक्टर का होता है टेल, ये वेक्टर का होता है हेड। तो ये वेक्टर का हो गया टेल, ये वेक्टर का हो गया हेड। अब मेन काम क्या होता है जनरली कि दो वेक्टर्स जो दिए, मतलब दो एरोस जो दिए, ये दो एरोस को ऐड कैसे करते हैं, ये दो एरोस को क्या ऐड करना है। बट ऐड कैसे करने का, उसका जो तरीका है, उसको दो तरीके थे, पता है ना क्या था। हाँ, एक था ट्रायंगल लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और दूसरा तरीका क्या था पैरोग्राम लॉ। दूसरा मतलब दोनों का टेल क्या करने का सेम करने का, ठीक है। तो अब सब लोग सुनो, यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं यहाँ पे सब लोग सुनना है। फिजिक्स में मतलब हम जो आगे के 2 साल जो पूरा का पूरा अपन, अब कोई बोला सर ए वेक्टर बी वेक्टर ये एरोज आएगा कहाँ पे, आपको पता है ये ए वेक्टर के जगह बी वेक्टर के जगह फोर्स आएगा, तो F1 वेक्टर आएगा, F2 वेक्टर आएगा, उसके जगह क्या आएगा वेलोसिटी। ये सारे वर्ड्स अभी आने वाले हैं हम लोग। फिर तीसरा क्या आएगा एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब वर्ड सुने होंगे ना आपने।
ये सारे क्वांटिटीज वेक्टर्स है। तो एरोस की जगह बेसिकली क्या आने वाला है, वो सब वेक्टर्स आने वाले हैं। तो इतने सारे वो पढ़ना है, इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो अभी मेन अपना काम क्या है, किसी ने बोला मुझे सर मुझे ए वेक्टर को और बी वेक्टर को दोनों को ऐड करके दिखाओ। तो जो पता है आपको, दो वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे, ए और बी दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं, तीसरा भी क्या मिलने वाला है, वेक्टर। उस रिजल्ट मिलेगा ना, तो उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। उसको आर से लिखते हैं अपन, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा फिर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब किसी ने बोला ए प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी क्या बन जाएगा फिर, रिजल्टेंट वेक्टर। डी वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर अभी बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर दिखेगा कैसे, उसकी लेंथ कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मॉड्यूलस। तो इन दो एरोस को ऐड करने का तरीका क्या है। तो फिजिक्स में मतलब एक तरीका, मतलब फिजिक्स में हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले ना, फिजिक्स में कभी भी पहले ए और बी वेक्टर के दोनों का टेल सेम कर देगा। तो मुझे बताओ इन दोनों का टेल सेम कर दिया तो कैसे करेंगे। ए को पहले, अब ध्यान रखना, कभी भी आप ए को शिफ्ट करोगे ना, कभी भी एरो है घुमा के कभी शिफ्ट मत करो। एरो को वैसे के वैसे पैरेलली लेके उठा के लेके जाओ। तो पैरेलली उठा के लेके गया तो एरो का डायरेक्शन वही रहा, और क्या वही रहा, मैग्नीट्यूड भी वही रहा। कोई बोला खींच के लेके जाते नहीं, तो आपको क्या करना है, उस एरो को वैसा का वैसा उठा के लेके जाने का। तो एरो को हम उठा के लेके गए, पहले ए को उठा के लेके गए, ठीक है। लेंथ कितना है 3। फिर किसको उठा के लेके गए, बी को। और देखो यहां पे क्या किया मैंने, दोनों को मैं ऐसे उठा के लेके गया और कैसे रखा है, दोनों का क्या सेम रखा है, टेल। दोनों का टेल क्या रखा, सेम। अब दोनों का टेल जब सेम होता है तुमको कौन से वेक्टर्स बोलते हैं, याद करो, कौन करंट वेक्टर। जो भी नए लोग आए थे उनको हम बोलेंगे, कभी भी वेक्टर्स का टेल साथ में दिख गया ना तो इनको क्या बोलने का, कौन करंट वेक्टर्स, ये बोलने का इनको। ये वेक्टर्स कौन करंट हो गए, ठीक है। अब एक बार ऐसे उठाते, ए को लेके बी को लेके उठाते, ठीक है। ए को उठाया, ठीक है, और फिर बी को उठाया, और देखो कैसे रखा, कैसे रखा है यहां पे, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे देखोगे तो इसका यहां पे क्या है, टेल हेड टेल हेड। तो ये जो टेल हेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब मुझे यहां पे ट्रायंगल बनाना है भाई। नए लोग ना, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे इसमें, पहले का टेल दूसरे का क्या हेड को क्या करो, ज्वाइन करो। तो पहले का टेल और दूसरे का हेड को मैं ज्वाइन करता हूं ऐसा, तो इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो टेल हेड पहले के टेल से दूसरे के हेड के तरफ जो जाएगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड की तरफ जो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ। ये सबका बेस है, मतलब ट्रायंगल लॉ इज द बेस, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या बोला, अपने को फिजिक्स में डायरेक्टली कैसे दिखाएंगे वेक्टर्स, दोनों के टेल्स क्या होने वाले, ऐसे ऐसे दिखाएंगे, कौन करंट। तो आपको याद होगा, नए वालों को डायरेक्टली ऐसा डायग्राम दिखाए। अब मुझे तो इसमें रिजल्टेंट को ड्रॉ करना है। तो कभी भी ध्यान रखना, दो वेक्टर्स है ना, कभी भी रिजल्टेंट उसके कहीं तो बीच में होगा। बट कोई बोलेगा एग्जैक्टली बीच में होगा क्या, नहीं। वो निकालने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, ट्रायंगल ही बनना पड़ता है। मतलब मैं बी को क्या करूं, शिफ्ट। तो यहां पे मैं बी को शिफ्ट करूं, ठीक है, ऐसे मैंने बी को ऐसा शिफ्ट किया पैरेलली। तो यहां पे क्या बन गया, फिर टेल हेड। फिर क्या करेंगे, पहले का टेल और, मतलब मैंने हेल्प किसका लिया, फाइनली ट्रायंगल का ही लिया ना। तो इसलिए मैं ट्रायंगल को हमेशा ये जो है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, बेस। ये बेस है। पर कोई बोलेगा सर मैंने नीचे वाला ट्रायंगल बनाया, कोई बोलेगा सर ऊपर वाला ट्रायंगल बनाओ। तो ऊपर वाला ट्रायंगल मतलब बी को ऐसे रखा, किसको शिफ्ट किया, ए को। तो मैंने ए को शिफ्ट किया और ऊपर लेके गया ऐसे। तो ऊपर वाला ट्रायंगल कैसे बना, कौन सा वाला बना, बी प्लस ए। नीचे वाला ट्रायंगल, अब ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, डायगोनल क्या हो रहा है, रिजल्टेंट। तो ये कौन सा क्या बना, लेकिन इसको क्या बना, पैराग्राम। तो इसीलिए इसको पैराग्राम लॉ भी बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पैराग्राम लॉ। नीचे वाले को ट्रायंगल लॉ बेस, क्योंकि पैराग्राम दो ट्रायंगल से बनता है।
बट अपना ट्रायंगल एंड पैराग्राम की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे, टेल हेड, और इसमें क्या यूज करेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स। याद आया मतलब ये सबको याद आ गया, और नए वालों को थोड़ा सा, जो एकदम नए आए थे भाई, अब जितना भी हो सकता है अभी तुम बाद में कर दोगे, ठीक है। अब किसी को कुछ डाउट है इसमें? अब कुछ चीजें जो आपकी अनक्लियर होगी, क्योंकि एक लेक्चर पूरा हो गया 2.5 घंटे का, 2.5 आवर का पिछले बार, तो 2.5 आवर का लेक्चर जो हुआ है वो एक बार उनको जस्ट गो थ्रू करना ना फटाफट, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यहाँ पे, ठीक है, सब लोग देखो, एक क्विक क्वेश्चन और उसके बाद आज थोड़ा सा दिमाग वाला है, ठीक है, सब लोग के लिए दिमाग, ठीक है। अब सबसे पहले चीज, मैंने ये तो जस्ट रिवीजन के लिए दिया, अभी कुछ मतलब आप सॉल्व नहीं करोगे, जस्ट देखोगे यहाँ पे, ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। मैंने बोला एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, और बोला दोनों के अंदर का एंगल 45 डिग्री है, तो आप कैसे लिखाओगे? ऐसे। कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दिखाना है तो हमेशा टेल को क्या करने का, सेम। कभी भी ऐसा मत करो मुझे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल 45 डिग्री है, तो आप ऐसा कभी मत दिखाओ। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, टेल हेड। तो कभी भी एंगल इसमें ए और बी के अंदर का एंगल 45 डिग्री नहीं है। आपको 45 डिग्री एंगल दिखाना, दोनों का क्या सेम करना पड़ता है, टेल। तो इसलिए कॉन्करेंट वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों डायग्राम हो सकता है ना, मैंने बोला ए एंड बी के अंदर का एंगल 45 डिग्री है, तो कोई बोलेगा ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, कौन सा डायग्राम सही है, ऊपर वाला। तो ये तो डायग्राम सही नहीं है इफ एंगल इज 45 डिग्री। अब मुझे तो दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री, मैंने एंगल बना दिया। इसकी लेंथ मैंने बोला कि इसकी लेंथ बोला मैंने 3 है, इसकी लेंथ मैंने बोला 2√2 है। अब बोला मुझे भाई a प्लस बी मतलब क्या चाहिए मुझे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का तरीका, b को क्या करेंगे, शिफ्ट। अभी तो बताया ना, तो b को शिफ्ट करेंगे, तो b को शिफ्ट किया, कितना लेंथ इसका 2√2। फिर किसको ड्रॉ किया, रिजल्टेंट को ड्रॉ किया। भाई सबको समझ में आया? अब ये 3 है 2√2 है, अब मुझे रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है, मतलब क्या रिजल्टेंट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, मॉड ना। कैसे निकालोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट कैसे, क्या 3 + 2√2 करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर देखो, वेक्टर हिसाब से देखेगा तो ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स मी आर वेक्टर, बट ए वेक्टर की लेंथ 3 है, बी वेक्टर की लेंथ 2√2 है, तो क्या यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपन 3 + 2√2, ये हो गया आर वेक्टर। ऐसा सब गलत है ना ये, तो कैसे करोगे? अभी तो पढ़ाया था क्या करने का, अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था ना अपन ने, क्या ड्रॉ करने का, परपेंडिकुलर। तुम दोनों को नहीं पता होगा, ठीक है, बट क्या करने का, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, ऐसे, इधर से ऐसे। ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना 45 डिग्री। ये 2√2 है 45, तो ये लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे लेकिन पता ना, ये L होता है, ये L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा L sin थीटा, तो क्या 2√2 sin 45, ये क्या है 2√2 cos 45। कितना होता है sin 45 कितना होता है, 2√2 इंटू क्या 1/√2, 2√2 इंटू कितना आंसर आएगा 2, इधर भी कितना आएगा 2। अब मुझे बताओ इसकी टोटल बड़ी लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो, ये लेंथ कैसे निकालें, पाइथागोरस से 3 + 2 कितना 5, और ये क्या 2, तो आंसर कितना होगा 5² प्लस, तो इसका आंसर होगा 5 √ क्या 5² प्लस 2 का स्क्वायर, √ कितना 29, और ये एंगल सपोज अल्फा है, तो व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय क्या 5, 2/5। सबको याद है एकदम प्रॉपर, और नए लोग को भी समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके ऊपर क्विकली 2 सम करोगे अब, वो मेन सम्स आने के पहले। मैं जो मेन क्वेश्चन देने वाला हूं ये इसके बाद दूंगा, बट उसके पहले ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं फास्ट, ठीक है। ये ए वेक्टर है, इसकी लेंथ है 4, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ भी 4 है,
और एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? पहले ये सब लोग निकालो, सब लोग देखो, इजी है। वापस बी को क्या करेंगे? शिफ्ट, ठीक है, बी को शिफ्ट करेंगे। सब लोग यहाँ पे देखो, यही हुआ है क्या? ये 4, फिर रिजल्टेंट क्या होगा? पहले का टेल दूसरे का हेड, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कौन सा लॉ बोलता है? ये हो गया ट्रायंगल, बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राम लॉ। कॉनकरेंट, ये सारे के सारे वेक्टर्स देखो क्या हो गए? कॉनकरेंट। देखो दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, उनकी टेल सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट। और दो वेक्टर्स जिनको ऐड कर रहे हैं उनका टेल हेड होगा तो टीएच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल। कोई बोलेगा सर ए को ऊपर करेंगे तो पूरा पैराग्राम भी दिख जाएगा, इसलिए इसको पैराग्राम लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 4 है, रिजल्टेंट लेंथ निकालने। सिंपल तरीका क्या बोला था मैंने आपको? बचाएगा कौन? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, ये करने का, ये राइट एंगल हो गया, ये एंगल 60, तो एंगल भी कितना? 60। फिर ये 4 60, तो ये चीज क्या हो जाएगा? 4 sin 60, और ये चीज क्या हो जाएगा? 4 cos 60। 4 sin 60 कितना होता है? 4 इंटू √3/2, कितना? 2√3। 4 cos 60 कितना हुआ? 4 इंटू हाफ, कितना हुआ? 2। तो 4 + 2 कितना? 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? √ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 36 प्लस 12। ये आता है ना आपको? 2√3 का स्क्वायर निकालना है। 2 स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे? √ कितना? 48। और यहाँ पे अल्फा हम करेंगे तो tan अल्फा कितना आएगा? √3/3। हाँ, tan अल्फा इज 2√3/6। 2√3/6, तो √3/3 मतलब कितना? 1/√3। समझ में आया? इससे अल्फा कितना आता है? tan अल्फा इज 1/√3, मतलब अल्फा कितना? याद है ना? tan 30। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। और आप देखोगे ना, देखो ना, दोनों वेक्टर्स क्या है? सेम। अरे दोनों वेक्टर्स सेम है, इसलिए रिजल्टेंट उसके बीच में एग्जैक्टली जाएगा। 60 डिग्री तो किससे जाएगा? 30। तो डायरेक्टली आप गेस कर सकते हो। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। इसमें दो चीजें लगी क्या? ट्रिग्नोमेट्री, L थीटा, L sin थीटा, L cos थीटा, और बड़े इसमें क्या? पाइथागोरस। वही करते रहने का, ठीक है। अब दो वेक्टर्स है जिसके अंदर का एंगल ऑब्ट्यूज है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से दिमाग वाले होंगे, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन सब लोग को करना है, ये क्वेश्चन नए वालों के लिए पहली बार होगा। आप लोगों ने तो किया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल वाला। बताओ, ये वेक्टर सपोज ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है। एंगल सपोज दिया है 120 डिग्री। इसकी लेंथ है सपोज 4 और इसकी लेंथ भी कितनी है? 4। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कितना होगा? ये लेंथ 4 है, तो बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट कितना होगा? पहले क्या करोगे? मैं डायग्राम से बना के दिखाता हूं। पहले क्या करोगे? किसको शिफ्ट करेंगे? बी को शिफ्ट करेंगे। तो अभी ऑब्ट्यूज है ना, पहले में एंगल क्या है दोनों में? एक्यूट था, अभी ऑब्ट्यूज है, तो क्या करेंगे? बी को शिफ्ट करेंगे। बी को शिफ्ट ऐसे करेंगे। बताओ रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे इसमें? टेल हेड रिजल्टेंट कैसे होगा? पहले का टेल दूसरे का हेड, तो ये रिजल्टेंट होगा। अब मुझे तो ये रिजल्टेंट का मुझे लेंथ निकालना है। कैसे निकालते थे आप लोग? परपेंडिकुलर क्या करने का? ड्रॉप। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसमें कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर से हुआ था ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करेंगे? ऐसे। दो ट्रायंगल बने ना ऐसे। करो, आगे करो जरा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, दो ट्रायंगल बने, एक ये और एक ये 120। तो ये एंगल कितना हुआ पता ना? दोनों का एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। तो ये कितना हुआ? 60। करो, निकालो जरा। क्या? 4 cos 60 कितना? 4 इंटू हाफ। 4 cos 60 हाफ ना, तो कितना हुआ? 2।
ये 4 साइन 60 कितना हुआ 4 क्या 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2 कितना 2√3 तो ये 2 और ये 2√3 अब 4 में से 2 गया तो इधर कितना बचा 2 तो ये वाला जो पार्ट है वो बचा 2 ये वाला पार्ट कितना बचा 2√3 अब ये 2 बचा है 2√3 हुआ तो ये लेंथ कितना हुआ अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 4 प्लस 12 कितना मतलब कितना 4 यहाँ पे माइनस में लेंथ कितनी होती है कभी लेंथ पॉजिटिव होती है 4 ठीक है एंगल कितना हो गया अपना ये अल्फा सपोज पूछा है तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2√3 अपॉन क्या 2 तो कितना आया √3 तो एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी है हाँ tan 60 मुझे एक चीज बताओ यहां पे किसी ने भी कुछ दूसरा मेथड सोचा इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ये ए वेक्टर है 4 ये बी वेक्टर भी कितना है 4 एंगल कितना है यहां पे 120 डिग्री तो पहले क्या करोगे आप 4 को शिफ्ट किया अब जैसे ही 4 को शिफ्ट किया आपको देखो सब लोग सुनो पहले लिखो मत कुछ भी ये एंगल कितना हुआ 60 और फिर यहां से रिजल्टेंट को ड्रॉ किया अब जैसे आप रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हो एक चीज आप डायरेक्टली नोटिस करोगे ये पहले तो 4 और 4 है तो ये कौन सा ट्रायंगल बना आइसोसेल्स मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होने चाहिए इक्वल क्योंकि दोनों लेंथ सेम है ना 4 4 अब ये और ये एंगल इक्वल होने चाहिए ये 60 तो गया तीनों एडिशन ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है 180 तो 180 माइनस 60 कितना हुआ 120 तो इतना तो है बचे हुए दो एंगल क्या सम कितना है 120 पर वो दोनों सेम है मतलब कितना हुआ 60 एंड 60 समझ में आ रहा है तो भाई मुझे बताओ ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है तो ट्रायंगल कौन सा बना और आर वेक्टर तो ये 4 है 4 है 4 है तो ये भी कितना हुआ 4 और ये जो अल्फा है वो कितना है 60 यहां से भी अल्फा कितना आया था 4 बट ये सब करने की जरूरत पड़ी तो ध्यान में रखना ये तो एक जस्ट स्टेप है मैं आपको जस्ट बता रहा हूं ऐसा आगे जाके जब काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा जो आप पढ़ते हो अभी तक फॉर्मूला बताया नहीं है मैंने पिछले बार आई थिंक डेरिवेशन दिया था फॉर्मूला का बट अभी तक अपन बिना फॉर्मूला से इक्वेशन को क्या कर रहे हैं आपको भी फॉर्मूला नहीं बताया तो जो लोग फॉर्मूला रटते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो जो मेथड होती है उसको हम कौन सा बोलते हैं बोर्ड्स एंड सीईटी कुछ हद तक नीट वाले लोग भी फॉर्मूला रटेंगे नीट में अगेन मैंने आप पिछले बार भी बोला था आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं बट जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो दिमाग वाले मेथड मैं आपको बताऊंगा दिमाग क्या होता है इसके बाद अभी मैं वही क्वेश्चन देने वाला हूं ठीक है आपको समझ में आएगा कि मुझे देखना है पहले तो आप में से कितने लोग का मैथ सही है मतलब बचपन का मैथ्स बहुत अच्छा है ठीक है अब नीट में ऐसा क्वेश्चन आ गया है जेईई में ऐसा क्वेश्चन आ गया 2-3 तरीके कुछ लोग ऐसा एकदम ये सब निकालेंगे ये सब करेंगे ये करेंगे और करेंगे कुछ लोग क्या करेंगे सीधा 4 और 4 और सीधा बन जाएगा क्या इक्विलैटरल आंसर में रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी सीधा 4 टिक करके बाहर मतलब क्वेश्चन किसमें सॉल्व हुआ विदिन 20-30 सेकंड सॉल्व हो गया तो ये आपका दिमाग को ऐसे बनाना है आपको क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी मैटर करेगा कि कौन सबसे ज्यादा पहले स्पीड में सॉल्व कर रहा है इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं समझ में चलो तो आगे अभी एक क्वेश्चन ये सबको समझ में आना कैसे करना है ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐसा करके शिफ्ट करके रिजल्टेंट ठीक है ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना तो मुझे बताओ इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और मुझे सही डायग्राम चाहिए और जिसका सही डायग्राम होगा वो मुझे ऐसा करके दिखा देगा डायरेक्टली बताएगा हाँ सही डायग्राम भी सही चाहिए आंसर भी सही चाहिए इसमें मिस्टेक करोगे लोग इसमें मुझे एक बात बताओ सब लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं आपको एक मिस्टेक दिखाई दी होगी कि बी वेक्टर को मैं ऐसे करके शिफ्ट करता हूं ठीक है और ये 8 है और फिर मैं यहां पे रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं सब लोग सुनो सबने पहले ऐसा किया अब मुझे एक बात बताओ सब लोग पहले यहां पे कुछ भी मत करो मुझे बताओ ये लेंथ 4 है
ठीक है, ये लेंथ 4 है तो फाई लेंथ इतनी है, ऐसा होता है? ये लेंथ 4, इसमें इतनी लेंथ 5, बचपन में पढ़ा है? लेकिन अभी आप वही कर रहे हैं। आप क्या करते हो, ये 8 है, 120 है, एंगल क्या है 60, फिर यहां से अपन ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद क्या किया आपने, बताओ? यहां पे ये 8 है तो ये 8 cos 60 कितना होता है 4, मतलब ये बड़ी लेंथ 3 और उसके अंदर की लेंथ 4। बचपन जिंदगी में ये 4 ये 3 ऐसा होता है? नहीं ना। तो कुछ गलती है यहाँ पे, तो ये 4 किया इन्होंने, ये 4√3 किया, ऐसा ही लिखा ना आपने। फिर बहुत सारे लोगों ने तो लिखा भी होगा, किसने लिखा है, ये 3 है 4 है तो बची हुई लेंथ -1। बचपन में कभी देखा है क्या -1 लेंथ? -1 इतनी दिखती है लेंथ, नहीं ना, कुछ गलती किया ना। फिर लोगों ने ये भी किया होगा -1 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, आंसर निकाल दिया। नहीं करते लोग। तो क्या गलत है इसमें, बताओ क्या गलत किया आपने? डायग्राम में गलत क्या है? आप एक चीज समझो, इसकी लेंथ 3 है और ये 8 का, सब लोग सुनो पहले, ये 8 का ये वाला लेंथ 4 होने वाला है। 4 मतलब क्या, ये 3 होगा तो 4 कहां तक आएगा, बाहर आएगा ना। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कहां से, तो यहां से आएगा। आपको समझ में आ रहा है मैथमेटिकली? मतलब सब लोग सुनो, अब यहां पे एक चीज समझो। कोई बोलेगा सर मुझे एकदम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है, तो पता है ये ए वेक्टर की लेंथ 3 है, ए वेक्टर 3 है तो बी वेक्टर 8 मतलब कैसे आएगा, इतना बड़ा तो आएगा ना इसे, 3 + 3 + मतलब और इससे भी बड़ा आएगा वैसे, ठीक है। तो चलो ये बी वेक्टर हो गया कितना 8, फिर यहाँ पे एंगल कितना 120। अब मैं बी वेक्टर को क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा। तो जब मैं बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करूंगा, और अभी जो मैं रिजल्टेंट, तो आप देखो ना बी वेक्टर जब शिफ्ट करूंगा तो ये बाहर आएगा ऐसे थोड़ा। देखो आपको इतना तो कंफर्म पता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट कहां पे होगा, अरे ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट कहां पे होगा, ये तो बीच में होगा। अरे बीच में इधर भी हो सकता है और इधर भी तो हो सकता है ना, ऐसे इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है। मतलब मुझे एक बात बताओ कि एक ये है, ठीक है, इसको मैंने यहां से 3 न्यूटन से खींचा और इसको यहां से 8 न्यूटन से खींचा फोर्स, तो ये कहां पे जाएगा, किसकी तरफ ज्यादा जाएगा, उसके तरफ ना। तो रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए, थोड़ा सा इसकी तरफ होना चाहिए ना, समझा क्या फिजिक्स में? तो यहां जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहां पे जाएगा तो मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आने वाला है कुछ, बराबर ना, इस तरफ। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, अब मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे आएगा, बाहर ना, और फिर ऐसे। अब आप देखोगे तो ये हो गया ऐसे, तो ये एंगल 120, तो एंगल कितना 60, तो ये 8 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हुई 8 कितनी cos 60, ये टोटल लेंथ कितनी हुई 8 sin 60। अब 8 cos 60 कितना होता है 4। अब सही है ना, ये 4 और ये क्या 3, तो बचा हुआ इधर लेंथ कितना 1। तो ये डायग्राम सही नहीं है। कौन सा डायग्राम सही है, ये वाला। अब ये डायग्राम जिसको डायरेक्टली, मतलब मैंने बिना बता के जिसका निकला स्टार्ट, मतलब एकदम जब भी आपने फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व किया होगा और फर्स्ट टाइम सपोज आपका सपोज डायग्राम निकला होगा, तो बचपन में मैथ्स आपने थोड़ा ढंग से पढ़ा है, ठीक है। जिनका डायरेक्टली नहीं निकला कुछ पाप किए हुए हैं, ठीक है। तो 8 cos 60 4 हो गया, 8 sin 60 क्या हुआ 4√3, तो ये 4 में से 3 गया, कितना हुआ 1। तो इसमें अपन अब ये लेंथ 1 हो गई, तो आंसर कितना है बताओ, ये क्या हुआ 4√3 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, कितना आंसर √। 48 + 1 49, तो आंसर आएगा 7। सबको समझ में आया?
तो ये ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला सीन है। ऑब्ट्यूज एंगल में नॉर्मल भी डायग्राम बनता है या फिर डायग्राम, और एक डायग्राम बनाता हूँ, और एक डायग्राम बताता हूँ मैं जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। आगे मतलब वैल्यू बदलता हूँ ना। चलो पहले ये सबको समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैं एक एडवांस का क्वेश्चन दूंगा, एडवांस टाइप का। हाँ, मतलब अभी डायग्राम कैसे बनाना है, मतलब कब कब ऐसा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, कब ऐसे वाली डायग्राम बनेगी। देखो एक चीज समझो, जब 3 टाइप के डायग्राम बन सकते हैं, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, एक डायग्राम कैसे बनेगा, रिजल्टेंट कहां पे होगा। कभी हमें रिजल्टेंट हमेशा कहां पे होगा, बीच में। पहले लिखो मत, यहां पे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट कहीं तो बीच में होगा, लेकिन कहां पे हो सकता है, रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी रिजल्टेंट की ये हो सकती है। दूसरी, रिजल्टेंट कहां पे हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। मतलब अपने ऐसे कुछ एक्सिस बना दी, सॉरी, हम लोगों ने सपोज ऐसे एक्सिस बना दी, कैसे वाली, ये मेरी सपोज एक्सिस है, सपोज ऐसे, ठीक है। तो एक में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके एक के साथ एंगल बनाएगा एक्यूट वाला, एक दूसरा रिजल्टेंट कैसे बनाएगा, एक के साथ एंगल क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज वाला, इस तरफ। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली कहां पे होगा, 90 डिग्री। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ही ना, रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है रिजल्टेंट की, और तीन पॉसिबिलिटीज देख ली अपन ने। पर पता कैसे चलेगा कि ये होगा, ऐसा रिजल्ट है, ऐसा होगा, कैसे पता चलेगा। तो इसका एकदम सिंपल तरीका है, ये जो बी है ना, ये अपन 6 यहां पे लेके आ जाते, तो एंगल 120, तो इधर कितना बचता है, तो 6 का कॉस ले लेने का। तो 6 cos 60 कितना होता है, ये 6 यहां पे ले गए तो 6 का cos 60 कितना होता है, 3। तो 3, तो ये भी है और वो भी 3 था ना, एग्जैक्टली मैच हुआ, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब कैसे, अब यहां पे तुम देखोगे, ठीक है, तो मैंने बी वेक्टर को ऐसे करके ड्रॉ किया, और ये लेंथ कितनी है, 6, एंगल कितना है यहां पे, 60। तो यहां पे एग्जैक्टली आप रिजल्टेंट को ड्रॉ करोगे, तो आपको पता है 6 का cos 60 कितना होता है, 3। तो आप एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली कहां पे आने वाला है। अरे तभी तो ये ट्रायंगल बनेगा ना, 6 cos 60, ये भी 3 और ये भी 3। कभी ऐसा होता है क्या कि मैंने ये नहीं, ये इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इधर आया, तो ये 3, और आप कभी ऐसा बोलते हो क्या, इसकी लेंथ 2 है और इसमें ये भी 2 है, इतना जो लेंथ बचा वो 0 का लेंथ बोलते क्या हम, नहीं ना। तो सिंपल सी बात है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ये 6 है, तो ये एग्जैक्टली ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 6 क्या, cos 60 कितना, 6 इंटू हाफ कितना, 3। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही जेई मेन, जेई एडवांस एंड नीट है। जो एकदम सिंपल था ना, जो ए वेक्टर बी वेक्टर, वो हो गया सीईटी बोर्ड्स। ये जो अलग अलग वेरिएबल के, अब आपको समझ में आएगा कि जेई मेन क्यों है, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के बनेंगे। बट जिनको ये सब पता रहेगा वही वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जिनको नॉर्मली सिर्फ पता है ए वेक्टर बी वेक्टर को है, नहीं, जिनको ये भी नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भी नहीं, जिनको सिर्फ फॉर्मूला पता रहेगा वो हो गया सीईटी, डायरेक्ट फॉर्मूला रटते वो लोग सीईटी एंड बोर्ड्स में। बट ये जो प्रोसेस होती है, क्यों आया, शिफ्ट करके, पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ उस तरीके से पढ़ना जेई मेन नीट एंड एडवांस है। वो अभी जब मैं अगले लेक्चर से वर्कशीट्स मिलेगी, इस लेक्चर से नहीं, वर्कशीट्स वगैरह में लेके आऊंगा, आपको प्रिंटेड पहले मिलेगी, फिर बाद में मॉड्यूल्स मिलेगा, और फिर आज आपको बताऊंगा बुक्स कौन सी खरीदनी है, ठीक है। चलो, तो ये मुझे बताओ, ये 6 cos 60 हो गया, ये क्या हो गया, 6 क्या, sin 60, 6 cos 60 की वैल्यू 3, ये कितना, 3√3। पर आप देखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा, एग्जैक्टली यही, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब टेल हेड, पहले का टेल लास्ट वाले का, तो रिजल्टेंट का लेंथ भी कितना है, 3√। सबको समझ में आया। ये एग्जांपल मैंने लास्ट में दिया था, याद है किसी को। तो मुझे ना सिर्फ मैं डायग्राम निकाल के दे रहा हूं,
मुझे सिर्फ आपको बताना देख के कि कौन सा 1 2 3 में क्या है इसमें, सिर्फ डायग्राम देख के बताना है, आप सॉल्व मत करो, सिर्फ क्या बताओ, डायग्राम देख के बताओ कि ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। देखो डायग्राम में कैसे बना सकता हूं, सिर्फ आपको वैल्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ किसमें क्या आएगा रिजल्टेंट में, इसमें रिजल्टेंट कहां पे आएगा, किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि 8 है ना, कैसे पता चला, 8 का क्या cos 60 कितना हुआ 4, तो भाई ये 2 है और वो कितना आ रहा है 4, तो भाई ये इधर ही आएगा ना, और यहाँ पे 2 cos 60 कितना 2 cos 60 में तो कितना 1, भाई ये 8 है और 1 है, तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, और एग्जैक्टली यहाँ पे 2 होता और ये 4 होता तो बीच में रिजल्टेंट वैसे आता। समझ में आ रहा है, कंफर्म। और दोनों में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितने हैं इसमें 120 डिग्री, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120 डिग्री। अब जितने भी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो अभी आप लोग, मैंने पिछले बार दिया था, अभी आप फॉर्मूला सब लोग डिराइव करेंगे, जिन्होंने किया अच्छी बात है, वापस करो, जिन्होंने किया वापस करो फॉर्मूला डिराइव, ठीक है सब लोग। ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर की लेंथ दी है ए, एक्यूट एंगल का काम सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल में एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, रिजल्टेंट हमेशा कहां पे होगा, इन दोनों के कहां पे बीच में, तो एक्यूट, वो कभी ऑब्ट्यूज की तरह इधर उधर नहीं होगा। ये ए है, बी है, एंगल थीटा है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपको सबको प्रूव करके दिखाना है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये प्रूव करके दिखाना है। और tan अल्फा, किसी को याद रखा है किसी ने, tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ये दोनों चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है। अभी ये a वेक्टर है, b वेक्टर है, थीटा है, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, b को क्या करेंगे, फिर ड्रॉ, फिर क्या ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस करके एक बार बताओ सब लोग नए लोग भी। चीज तो मुझे एक बात बताओ, पहला सबसे यहां पे क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करेंगे शिफ्ट, तो पहले तो बी को शिफ्ट करेंगे, ये सबको समझ में आया। अब बी को शिफ्ट करने के बाद बी का जो ये लेंथ है ये बी है, ए का लेंथ कितना है ए, बी का लेंथ बी, फिर क्या करेंगे रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। अब इसकी लेंथ निकालने का तरीका क्या था, हाँ पहले अपन क्या करेंगे परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से ऐसे एक्सटेंड किया, अब ये एंगल थीटा है ये, तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा। अब इसके बाद ये बी है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा। अब बी साइन थीटा, तो मुझे एक बात बताओ सिंपल, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये लेंथ बी साइन थीटा, तो मुझे होता है ये लेंथ कितना होगा अंडर रूट ऑफ कितना, हाँ तो मैं यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ क्या ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आया? अरे भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इधर तक कोई दिक्कत है क्या? अब क्या करते हैं आप, a प्लस बी तो बी कॉस का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन? a प्लस बी होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कैपिटल A स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू a इंटू क्या, b कॉस थीटा प्लस क्या, b कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या होता है वो b कॉस थीटा का स्क्वायर? क्या होता है? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ना b कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब बचपन में ऐसा सब, ये सब ब्रैकेट विकेट निकालना सब आता होगा, नहीं आता होगा तो अभी जब आपके वो मैथ्स वाले सर जो एकदम बेसिक लेक्चर्स भी हम लगाएंगे और धोएंगे उसको, कुछ नहीं कर सकते आप। b साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इतना लिखने के बाद ना एक और चीज समझ में आती है, क्या? इस b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बचपन में एक चीज पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? पढ़ा था ना? कब पढ़ा था? 8वीं था, मतलब भी पढ़ा था बचपन के। तो b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है वो? 1। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर प्लस क्या, 2ab कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे b स्क्वायर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इसको 1 लिख दिया, तो इंटू 1 तो b स्क्वायर ही आ गया ना इधर, ये पूरा का पूरा इंटू क्या आ गया? ये 1 आ गया। तो आंसर क्या आ गया फिर? a स्क्वायर प्लस क्या, 2ab कॉस थीटा प्लस, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? एकदम दिमाग में रखने के इसको, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2 साल चलने वाला है। वेक्टर एडिशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और पूरा 2 साल तक चलेगा। अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कुछ है नहीं, दिमाग में आ गया। अब इसी में बताओ, tan अल्फा तो सबसे इजी है। क्या होता है tan अल्फा? ये अल्फा होगा तो tan अल्फा क्या होगा? b साइन थीटा अपॉन क्या, a प्लस b कॉस थीटा। भाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan अल्फा तो ये आ गया। ये तो सीधा इधर से लिख दोगे ना, समझ में आ रहा है? अब जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना, एकदम बिना दिमाग लगा के सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो पहले तो एकदम फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या आएगा फॉर्मूला? क्या आएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। दिमाग में क्या? और tan अल्फा कितना होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एकदम दिमाग में आ गया। अब इसी फॉर्मूला को पहले तो अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा फॉर्मूला से फटाफट करो। मेथड से तो कर लिया, मेथड मतलब क्या, शिफ्ट करके वो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री से तो इतने सारे क्वेश्चन अपन ने वापस किए। अब वही क्वेश्चन को जस्ट फॉर्मूला से करो। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आगे, जस्ट फॉर्मूला से बताओ क्या होगा। ठीक है, याद है क्वेश्चन किया था अपन ने 4 4 and 60, बट इसको किससे करना है अभी? फॉर्मूला से। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाल के करो, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? आंसर बताओ चलो। हाँ तो करो ना। ए स्क्वायर मतलब मुझे तो a की वैल्यू क्या है भाई? इसमें a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी है? 4। और एंगल थीटा कितना है? 60। बस डालो ना अपने फॉर्मूला में। ए स्क्वायर प्लस क्या, सब लोग सुनो, ये किया कि नहीं? बी स्क्वायर में कितना है? 4 स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। भाई ये सबको समझ में आ रहा है? अब मुझे होता है ये सपोज हाफ डाल दिया यहाँ पे, तो ये तो 1/2 है, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या आया? 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना?
16 प्लस 16 कितना, अंडर रूट ऑफ 48। इसको और थोड़ा सा करने दो ना, 4√3 बना ना, 16 3 जा तो बाहर निकलेगा तो 4 आप लिख सकते हो। और इसको अपने नॉर्मल शिफ्ट वाले मेथड से करना हो तो क्या करते हैं, शिफ्ट वाले मेथड से क्या करना है, बी को क्या करते हैं शिफ्ट, फिर बी को शिफ्ट करके रिजल्टेंट ड्रॉ करके फिर क्या करना है ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस। बट फॉर्मूला में कुछ भी दिमाग नहीं लगता, सीधा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके डायरेक्टली आंसर निकल गया, कुछ भी नहीं किया अपन ने। समझ में आया? अब मुझे बताओ यही क्वेश्चन मैंने, मुझे ये बताओ फॉर्मूला से, ठीक है, ए वेक्टर है 4, बी वेक्टर है 4 और एंगल 120 है। कुछ लिख के दिया था ना मैंने, cos 120 की वैल्यू कितनी लिख के दी थी, cos 120 कितने लिख के दिया था, माइनस है प्लस, -1/2 लिख के दिया था, -1/2, ठीक है। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकालो कितना आता है, रिजल्टेंट कितना आता है। मुझे यहां पे बताओ इस क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले क्या है फॉर्मूला, क्या है अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर कितना 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्या cos 120 बराबर ना cos थीटा, cos 120 की वैल्यू कितनी है -1/2। अब -1/2 मतलब यहाँ पे इंटू है ना, तो इधर माइनस क्या आएगा 16, अरे प्लस 16 तो माइनस में प्लस तो खत्म, तो बचा क्या 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 कितना हुआ 4। सबको समझ में आया? हाँ, वही इसमें tan अल्फा की, आप tan अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन किससे किया अपन ने, फॉर्मूला से। इजी क्या है, पीछे देखा तो इजी फॉर्मूला करके डायरेक्टली है ना। इसमें तो पता है आपको, ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि रिजल्टेंट इधर होना हो इधर इधर। अब देखो ना यहाँ पे सपोज मैंने ए के जगह सपोज 2 डाला, बी के जगह 8 डाला और एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आने वाला है इस तरफ, बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा ना। तो आप बोलोगे फिर भाई फॉर्मूला से तो एकदम इजी है, फॉर्मूला से फिर आपने वो सब शिफ्ट क्यों पढ़ाया, बराबर ना, वो शिफ्ट वगैरह सब कुछ इतना उतना क्यों पढ़ाया, मतलब इतना डेप्थ में क्यों गए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं और अब ये क्वेश्चन आएगा जेई। देखो मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोला, सबसे पहले सबसे नीचे लेवल पे क्या है, नहीं सबसे नीचे बोर्ड्स के ऊपर सीईटी। आजकल सीईटी का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो सीईटी को एकदम सा वो मत समझो, सीईटी मतलब यार ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। बोर्ड्स के बाद सीईटी, ये बोर्ड साइंस वाला है, कॉमर्स एंड आर्ट्स तो भाई दूर दूर तक नहीं है, बट जो कॉमर्स एंड आर्ट्स लेता है वो मैंने क्या बोला, कब पछताता है, तो पछताएगा कब, जो अभी 11th-12th में कॉमर्स लेके मजा मारता है वो पछताएगा कब, 6 साल के बाद ना, जब जॉब मिलेगा। जॉब ही नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा तो भी पैसा वैसा आएगा कि वो भाई लोकल के धक्के खाने पड़ेंगे। ना अच्छी लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, अच्छी जिसको लाइफ चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छा पैसा आज के इसमें टेक्नोलॉजी मतलब जितने भी साइंस ओरिएंटेड लोग उनको ही मिलने वाले, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज उधर ही है। कोई नॉर्मल बीकॉम करके आज के जमाने में पैसा नहीं कमाता होगा तो ये 25,000 रुपये महीने का, देखो ना बीकॉम करके। और वही लोग अच्छे कॉलेज में तुम लोग गए, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, तो भाई 3rd ईयर फाइनल, अभी कुछ इंटर्नशिप्स में मैंने लिए हुए लोग अपने IIT के, तो IIT बॉम्बे के और VJTI के, सरदार पटेल के इंटर्नशिप में सिर्फ उनको लाख 1.5 लाख रुपए मिल रहा है इंटर्नशिप। मतलब पता है ना, वो कॉलेज का 3rd ईयर होता है, उसके बीच में 2 महीने का गैप होता है और फिर वापस कॉलेज स्टार्ट होता है, तो वो 3rd ईयर में 2 महीने के गैप में अलग अलग कंपनीज का इंटर्नशिप। तो कुछ लोगों को अपने ही जो मतलब आपके सीनियर थे, ठीक है, IIT में थे, उनको एक को अभी 6 लाख पर महीने का इंटर्नशिप मिला, मतलब 2 महीने में 12 लाख रुपया कमा लेगा वो। हो गया ना, अपने को क्या मजा मार रहा है। अब पता नहीं पेरेंट्स को कितना बोलवा होगा उसने, कितना कमाता होगा, तो क्योंकि हमने तो ऐसे ही किया था, जब मेरे को जॉब लगा था तो मैं तो आधी सैलरी बोल रहा था, आधी मजा मारने का। ठीक है,
बट ये सब कब, जब वो सैलरी मिलेगी तब ना, मिलेगी कब भाई, अच्छा पढ़ के, कब पढ़ के, अभी, अब दिमाग लगा के, अभी बोल रहा होगा अरे सर क्या ये पाइथागोरस में बैठी, उससे अच्छा आर्ट्स कॉमर्स ले लेते, मजा मारते जिंदगी में। बड़ो अभी जब मजा मारोगे जिंदगी में, बाद में भाई लाइफ में धक्के अल्टीमेट लेवल पे खाने। फिर तुम्हारी दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है, अपनी बेंच पे बैठने वाला वो आदमी, ठीक है, वो अल्टीमेट लेवल पे, मतलब वो हर 2 महीने में पेरिस जा रहा है, उधर लास वेगास जा रहा है, लॉस एंजलिस जा रहा है, और तुम हर 2 महीने में तुम्हारा मन करेगा यहां से बोरीवली जा रहा है। नहीं, ये सच्चाई है ना लाइफ की भाई, यही तो सच्चाई है। या फिर गली में घूमोगे, अपने गली में कोई डॉन बन के घूमते कुछ लोग, नहीं डॉन है भाई, और गली में घूमता रहेगा बस वहां पे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी पढ़ो, और जो आग, मतलब इतना चीज समझो, मतलब मैंने एक चीज देखा कि जो बहुत ही ज्यादा, जिसके पास पैसा होता है ना पहले से, मतलब IIB में स्कूल में जाते हैं ना, जो अपने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल, फिर ये वो, जितना पैसा ना, मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स वही बनते हैं जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि आग उनमें होती है। इसलिए देखो ना, सारे के सारे मल्टी बिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स मिडिल क्लास वाले मिलेंगे। कभी ये नहीं मिलेगा कि भाई हाँ, जो मतलब बहुत ज्यादा जिसकी बड़ी इंडस्ट्री होगी, उसका बेटा उसकी इंडस्ट्री को बाद में डुबा ही देता है, अगर सही पढ़ा नहीं तो। पढ़ा होगा तो बचा देता है, नहीं तो डुबा देता ही है, ये देखा होगा ना आपने। और इसलिए जितने भी टॉप 500 स्टार्टअप्स अपने इंडिया के गेट देख लो, टॉप 500 स्टार्टअप्स मतलब बिजनेसेस, और सारे के सारे सीईओ फाउंडर्स, पहले तो सब साइंस वाले मिलेंगे, और दूसरे सारे के सारे एकदम सिंपल गरीब बैकग्राउंड से, गरीब बैकग्राउंड, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, समझ में आ रहा है। तो इसलिए भाई पढ़ो अच्छे से, सही जगह पे जाओ। मैं तुमको सेमिनार में तो बोला ही है ना, ये सब चीजें जो है ना, आपका दिमाग बनाएगा। फाइनली ये चीज काम नहीं आने वाली है, फाइनली तुम कुछ अलग ही बिजनेस करोगे, या कुछ भी, या अलग अच्छे जगह पे, मतलब कहीं भी जॉब करोगे, वहां बोलने का काम आएगा। बट ये वाला जो चीज है, आपका दिमाग तो बनाएगा, वो दिमाग चलता है बाद में, ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के फिर खत्म कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाना होता तो मैं बोर्ड एंड CET लेवल का पढ़ाता, बट मैंने बोर्ड CET लेवल का नहीं, मैंने आपको JEE लेवल का और एडवांस लेवल का क्यों पढ़ा है वो आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन तो सब बड़ा सा मैंने लिख के रखा, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख के देता हूं, बाद में जो वर्कशीट आएगा उसमें सब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये दिया हुआ है, मतलब क्या, रिजल्टेंट वेक्टर इज, मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर गिव्स मी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये डॉट फुल स्टॉप। इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड magnitude of resultant vector is equal to magnitude of vector A, ठीक है, ये दो दिया है, then find angle between vector A and vector B, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ऑप्शन है, मैं अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ऑप्शन बी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन सी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ऑप्शन डी थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। बताओ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है वो देखो, एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी निकालो। अब मैं आपको लिख के देता हूं, ये जो क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है। अभी जैसे टाइम हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अब फॉर्मूला से करने जाते हैं, क्या लगाते फॉर्मूला में? यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसके बाद आर एन ए की वैल्यू सेम है, तो आर एन ए की वैल्यू सेम, तो यहाँ पे ए लिख देते, तो ए इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या करते, फिर अब वो tan अल्फा का कुछ फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, बी साइन थीटा, ये सब कुछ बराबर ना। तो फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, बट बहुत ही टाइम जाएगा, लंबा टाइम जाएगा, दिमाग लगेगा और दिमाग लगेगा।
बट वही चीज डायग्राम मुझे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो पहले मुझे बताओ आर वेक्टर और ए वेक्टर के अंदर का एंगल कितना है 90। इसका मतलब ये ए वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा उसके परपेंडिकुलर। अरे यही तो करोगे ना ड्रॉ। और फिर क्या दिया है एन क्या दिया है आर इज इक्वल टू ए। तो ये दोनों चीजें भी क्या है सेम है। पहले मुझे तो इतना समझ में। अब मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू आर तो बी वेक्टर कैसे दिखेगा। एक्चुअली तो आर वेक्टर को निकालने का काम क्या करता है कौन करता है टेल हेड। तो बी वेक्टर कैसे होगा बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना। तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे ऐसे ना। तो ये क्या हो गया टेल हेड। पहला आपको केस पता है दो वेक्टर का ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट कहां पे होता है परपेंडिकुलर। याद है ना केसेस अलग अलग। अब मुझे बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर कोई बोलेगा सर ये और ये सेम है तो ये एंगल कितना हुआ 45। ये एंगल कितना हुआ 45। अब इसमें सबसे पहला मिस्टेक लोग करेंगे सीधा ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना 45। तो ऑप्शन कौन सा सी डायरेक्ट लिख दोगे ना। मिस्टेक क्यों मिस्टेक क्योंकि एंगल फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर्स क्या होनी चाहिए कॉनकरेंट। ये कौन सा डायग्राम है टेल हेड पहले लेक्चर में लिखवाया था ना। तो मुझे तो इस केस में क्या करना पड़ेगा बी को क्या करना पड़ेगा शिफ्ट। तो बी का यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ये है ना बी। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ये डायग्राम पता है ये पता था ना ये ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट ऐसे परपेंडिकुलर आता है वही तो डायग्राम है। अब मुझे बताओ ये 45 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना है ए और बी का कितना 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 कितना होता है 135। तो इसका आंसर कितना है 135 डी। बट पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व किया सिर्फ एक डायग्राम ने। समझ में आ रहा है। और मैं सपोज ऐसे बोलूं अब जो आपने चीज पढ़ी और इस क्वेश्चन को मैंने बोल दिया कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी क्या हो गया बहुत ही क्या इजी टाइप हो गया ना। मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आपको क्या दिख गया इजी। बट कब पढ़ा मैं सपोज आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था और रटवा था तो कभी सॉल्व कर सकते थे आप। आपने क्या किया दिमाग पहले डायग्राम बनाया दिमाग मतलब उसको हम लोग प्रोसेस दिमाग बनाना फिर आप उसको लगा सकते हो। तो एक चीज समझो जो हम लोग बोलते हैं मैं जो बोलता हूं कि पहले हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करके आपको जेईई एडवांस तक लेके जाएंगे मतलब चीजें इजी बनाएंगे। तो इजी बनाने का काम किसका है हमारा। वो कोटा फैक्ट्री अगर सीरीज देख के डरो मत उधर तो हाँ वो बड़ी बड़ी चीज डायरेक्ट पढ़ा देंगे सपोज और पढ़ाते हैं इसलिए लोग फिर एडवांस जेईई मेंस के गाली देते हैं कि होगा ही नहीं। तो पहले हम 4 से 5 महीना आपको एकदम इजी करने की कोशिश करेंगे मतलब आपको हर एक चीज समझ में आए ठीक है। बट पढ़ने का काम किसका है तुम्हारा। तो पहले मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा पुश करो खुद को जेईई के लिए एंड नीट के लिए। पहले पुश करो 4-5 महीने में नहीं जमा नहीं हुआ एकदम मतलब जेईई मेन एडवांस जम ही नहीं रहा है तो सीईटी जेईई मेन तो हमेशा है ही ना भाई। वो तो क्या है अभी हमारे जो आगे के बैचेस बनेंगे आफ्टर में 50 तुम्हारे रिजल्ट के बाद वो तो सब सीईटी की बनने वाले। ये जो पहले बैचेस होते हैं वो कौन से बनेंगे जेईई के जेईई एडवांस जेईई मेन वाले एंड नीट तो वही नीट ही है की है ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी एक सिर्फ काम कर रहे हैं कि मैं सर को वही पूछ रहा था आपके जितने भी दोस्त जो अच्छे हैं अच्छे मतलब मैं किसी को डायरेक्टली वो नहीं कर रहा हूँ अच्छे हैं मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पढ़ेंगे ये पढ़ सकते हैं जो एकदम मतलब जिनके दिमाग में ऐसा है ना कि मतलब जिनके दिमाग में फुल कॉमर्स एंड आर्ट्स है उनको जाने दो उनको अपन ये नहीं करना है। बट जिनके दिमाग में ऐसा है कि आपको पता है कि भाई हाँ पढ़ सकता है 9-10 में नहीं पढ़ा बट है मतलब ठीक है तो उनको आगे वाला बैच नहीं आगे वाला बैच भी स्टार्ट होगा जितना जल्दी उनको बोल सकते हो क्योंकि अभी ना 2nd वीक फिर 3rd वीक के बाद उनको मिक्स करना बैच में बहुत ही मुश्किल है फिर वो नेक्स्ट बैच में ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी से बोल दो कोई गाँव भी गया है तो भाई अपने वीडियो लेक्चर्स है ना सेंड करके बोलो पूरा का पूरा देख के रखो। मतलब आपके कोई दोस्त होंगे जिनको मैं भी देखा 4-5 लोग मिसिंग हैं आए नहीं हैं एडमिशन लेके भी
जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अरे 2 घंटा ही तो आना है, आना कितना है आपको? 2 घंटा। और जाके ऐसे नहीं 5 घंटा पढ़ रहे हो, कोई पढ़ रहा है क्या? पढ़ते भी होंगे 1-1.5 घंटा ही आप, तो ठीक है ना, एटलीस्ट अब स्टार्ट नहीं 1-1.5 घंटा में, सॉरी कुछ नहीं पढ़ते होंगे, बट अभी थोड़ा सा पढ़ना, एक वीक में हम लोग पढ़ना थोड़ा सा बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो सब लोग को एक बुक अभी खरीदनी है, बुक का नाम है, ये वाला एक बुक आपको खरीदना ही है, H.C. वर्मा। जिनको एकदम प्योर सीईटी करना है वो मत लो, बाकी लोग इसकी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों ले लो। बाकी हम लोग आपको मॉड्यूल्स तो देंगे, मॉड्यूल्स तो आपको मिल जाएगी, बट H.C. वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 एक कभी का भी ले सकते हो, एडिशन कोई भी चल जाएगा, कोई भी, मतलब ऐसा 10 साल पुराना एडिशन भी सेम ही है, ठीक है। ये बुक खास करके जेई मेन जेई एडवांस वालों के लिए, नीट वाले लोग इसको 50% करेंगे, तो नीट वालों ने डायरेक्ट खरीदी नहीं, सपोज खरीदी तो ठीक है यार, वैसे भी 300 रुपए की बुक है, बट सपोज नहीं खरीदना है, दोस्तों की लेनी है तो ले सकते हो, मतलब जेई वालों की फोटो वीडियो खींच के, ठीक है। जिनको नीट में बहुत ही अच्छा स्कोर करना होता है फिजिक्स में, वो H.C. वर्मा पूरा सॉल्व कर देता है, और जिनको मतलब ठीक ठाक है, कोई भी MBBS गवर्नमेंट के कॉलेज मिल जाए, तो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ मतलब 160 170 की जरूरत नहीं होती, 120 130 लेके आके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो 120 130 के लिए H.C. वर्मा की जरूरत नहीं है आउट ऑफ 180, बट जिसको 150 160 170 चाहिए, पूरा H.C. वर्मा किया रहता है उसने, ठीक है। और जेई में जेई एडवांस के लिए तो भाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट ये समझ में क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? एक्चुअली देखा तो लॉजिकली बहुत ही क्या था, इजी, तो भाई पूरा जेई इजी है, बस उसको उस तरीके से लोग सिर्फ डराते हैं, और थोड़ा सा आपका मैथ्स स्ट्रांग बनाओगे आगे के 2 महीने में तो आराम से हो जाएगा। अभी मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं आज, मैंने सिर्फ फॉर्मूला वगैरह बताया और वो चीज, तो 2 लेक्चर्स हो चुके, 3rd लेक्चर से थोड़ा सा मेरा स्पीड बढ़ेगा, मतलब अभी कुछ 3 से 4 लेक्चर में खत्म करूंगा, तो इसीलिए जो भी अच्छे आपके दोस्त होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, और ध्यान में रखना, हाँ कोई होगा एकदम जिसको ना सिर्फ बोर्ड्स एंड सीईटी करना है, इसको थोड़ा सा भी जेई मेन का वो नहीं है, तो बहुत सारे क्लासेस है अपने विले पार्ले में, ठीक है, विले पार्ले एंड 3 में, पर ऐसे बहुत सारे मैंने अभी आजकल सुना हुआ है कि जिसको करना होता है, जेई करना होता है, बट वो गलत जगह पे गया है, गलत मतलब लोकल क्लासेस, जैसे अपने ऊपर भी है बाहर भी है कुछ लोकल, हाँ कोई सपोज जेई करना है और कोई एलएन जा रहा है, या कोई सपोज वो स्पेक्ट्रम जा रहा है, तो अलग बात है, उधर तो आपको IITian फैकल्टीज वगैरह मिलेगी, मतलब पढ़ाने वाला एटलीस्ट IITian तो मिलेगा, बट कोई जेई करके कोई ऐसा नॉर्मल लोकल क्लास में जा रहा है तो भाई डूबने वाला है, तो आपके दोस्त देख लो, आइडेंटिफाई कर लो कि पढ़ने वाले, और उनको मौलिक सर और किरण मैडम को मिला दो, ठीक है। चलो मिलते हैं।